हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसे और मैं रजत दावड़ा फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन ये एक नई वीडियो के अंदर। तो अब बारी किस चीज की है कि अब हमें क्या क्या करना है कि सर हमने मनी तो कर लिया, हमने सर मनी तो कर लिया है, अब बारी है मनी के ही बड़े भाई को करने की, क्योंकि मनी और बैंकिंग दोनों कंबाइंड 6 नंबर के आते हैं। तो मनी तो हो गया सर, अब बारी है बैंकिंग को अच्छे से निपटाने की। बैंकिंग को भी मनी की तरह 3 पार्ट्स में ही करेंगे। पार्ट 1 है, इसके अंदर हम सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को जानेंगे। अगले 2 पार्ट्स के अंदर हम उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स और कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने सेंट्रल बैंक के साथ। चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। इस टर्म से तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया आप, बैंकिंग टर्म से। ज्यादा कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ऐसे कहते हैं सर कहाँ जाना है, 2-3 ऑप्शन नहीं होते ना कॉमर्स वाले बच्चों के मन में, सर या तो सीए करेंगे या सीएस करेंगे, और काफी और बच्चे होते हैं सर बैंक मैनेजर बनेंगे। क्यों जनरली 3 ही ऑप्शंस आते हैं कॉमर्स के बच्चों के दिमाग पर। आइडियली से कॉमर्स इज अ वाइड वेराइटी, मतलब बहुत ही वाइड है कॉमर्स। तो आप इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे बैंकर्स होते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी अगर कोई बनना चाहे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में सर्च करना बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हम वीडियो के ऊपर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम की पहली लाइन क्या है हमारी, द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सर सेंट्रल बैंक क्या है, तो मैं कहता हूं सेंट्रल बैंक वो एक बड़ा बैंक है, एपेक्स बैंक है, वो एक बड़ा बैंक है जो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है, जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उन इंडिया का नहीं, जो भी उनके रिस्पेक्टिव कंट्री है उसे कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, आरबीआई। ये बहुत पहले भी आप पढ़ चुके होंगे और अभी वापस बता रहा हूँ, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर इस तरीके से आरबीआई क्या करते हैं, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के एग्जांपल देते हैं हम, जैसे हमारे एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, और जितने बंधन बैंक हो गया, अपना बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या हैं, कमर्शियल बैंक ही तो हैं। लेकिन एक ही देश के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के अंदर कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने क्या क्या बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता दिया हम लोगों ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड बता दिया। अब एक और है, ये फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये आपका होमवर्क है। ओके, आप कमेंट्स के अंदर इसका लिखना कि कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ओके, होमवर्क जरूर पूरा करना, ऐसे नहीं कि कोई नहीं है मास्टर जो बोल रहे बोलने दो, हमें आप लिखो, इससे आपकी नॉलेज ग्रेड होगी। और काफी बच्चे जो फॉरेन जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि आप जब इन सारी चीजों के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपके खुद के मन में एक तरीके के है ना, मतलब उत्सुकता जागेगी कि आपके मन में भी होगा यार चलो सर्च करके देखते हैं। आपकी जो है ना एक तरीके का इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से ना चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहता है। कि जब आपको अपनी पढ़ाई बोझ लगने लग पड़े तो बहुत समझ लो अब कहानी खत्म होने वाली एंड पे। ओके, तो चलिए अब हम अपने अब फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही मेजर रोल होता है यार हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये सारे के सारे फंक्शन हैं, आप अच्छे से समझे, क्योंकि आने वाली आपकी जो लाइफ होगी जिसके अंदर आप इन सेक्टर्स के अंदर जाते हैं, तो आपके लिए नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का बेस ही है आपकी इकोनॉमी के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है, दैट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। एक चीज बताओ, आपके जो नोट्स हैं, जैसे आपके जो 500 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, ये 200 का नोट हो गया, ये जितने भी नोट है इसे कौन प्रिंट करता है, सर एसबीआई करता होगा, मैंने कहा नहीं। पीएनबी नहीं सर, कोई और बैंक करता होगा, मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक ही बैंक करता है। वो बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑलवेज इशूज नोट। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देख लो, वो ही हमेशा नोट्स को इशू करेगा। सर क्यों करेगा, आइए जानते हैं। द सेंट्रल बैंक has the sole authority of issuing notes in a country। जो सेंट्रल बैंक है उसके पास क्या सोल अथॉरिटी है, यानी कि सिर्फ वो ही एक अकेला है जो नोट इशू कर सकता है अपने देश के अंदर। अब इसे क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये जरूर पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। यहाँ पे ना आप मेरे नोट्स है ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के या तो अभी आ जाएगा या स्टार्टिंग के अंदर ही आ जाता है वैसे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी का यहाँ पे लिंक। तो फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, नोट्स लो, और नोट्स के जो डाउनलोड करो ना, मोबाइल में मत रखना, बिल्कुल भी ये गलती मत रखना। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जो नोट्स लेके आते हो ना, जल्दी से जाओ अपनी फोटो स्टेट की जो भी आपकी नियर बाय जो भी शॉप है वहां पे जाओ, उनके प्रिंट आउट निकलवाओ और उनके अंदर जाके पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप फोन के अंदर पढ़ो, क्योंकि फोन पढ़ोगे नोटिफिकेशन आएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। और हमारे पास मैं सच्ची कहता हूँ 12th क्लास यूं बीती ही हो, पता भी नहीं चलता कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। तो हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना।
ओके, इट इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसे क्या कहा जाता है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम वन मार्कर्स, एक मार्कर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लीगल टेंडर। मैंने लीगल टेंडर के बारे में पहले बताया था, अभी बता देते हैं क्या होता है लीगल टेंडर। बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट एज मनी, यानी कि कोई भी जन है ना, आपको रेफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप उसकी जो कमोडिटी ले रहे हो उसके बदले में आप उसे कुछ मनी दे रहे हो या फिर कोई कुछ अमाउंट दे रहे हो, जो भी उसके अकॉर्डिंगली कमोडिटी के प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसे कुछ भी अमाउंट दे रहे हो, तो वो अमाउंट लेने से वो मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकता? बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड। हम लोगों के ऊपर एक तरीके से हम लोगों को वो मनी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की सरकार ने वो जो नोट है ना उसे रिकॉग्नाइज किया एज ए मनी। यानी कि अगर आप देखा जाए तो वो क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि गवर्नमेंट ही तो वो है जिसने इसे रिकॉग्नाइज किया है मनी के तौर पे। कि गवर्नमेंट कहती है कि सर अगर आपको इस देश के अंदर एक्सचेंज करना है, अगर आपको इस देश के अंदर रहकर आपको एक्सचेंज करना है, तो आपको हमारी करेंसी का ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए ही जो पीपल होते हैं वो लीगली बाउंडेड होते हैं। वो ये नहीं कह सकते यार चल डॉलर्स में पेमेंट कर, मुझे तो नहीं चाहिए कैश। वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो लीगली बाउंडेड है कि वो जो भी कैश है उसके बाद उसे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, वैसे चाहो ना आपने जो ये जितने भी नोट्स है ना इनके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, यहाँ पे ना इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी। आप है ना अपने ये भी चलो एक होमवर्क मान लो। पहला होमवर्क क्या था कि आपको क्या देखना है, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो कौन सी देश का सेंट्रल बैंक है। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपके पास कोई नोट होगा ना इसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा द गवर्नमेंट इज लीगल टेंडर, ऐसे ऐसा कोई ना कोई है ना। मुझे यहाँ पे एक्चुअल में क्या फोटो क्लियर नहीं है ना, मेरे पास अभी कोई नोट है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हर एक नोट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि गवर्नमेंट जो है ना ये लीगली बाउंडेड है। अब सर इसका क्या मतलब होता है, एक फैक्ट बताता हूँ। मान लो आपके पास जो भी मतलब अमाउंट है, जो भी आपके नोट है, उसके पीछे लिखा होगा या फिर आगे लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो लीगली बाउंडेड है। उसके नीचे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना उसके साइन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भैया इन केस अगर आपको जो पैसे है ना, जैसे मान लो एक टाइम आ जाता है, हम एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं कि किस तरीके से आपके जो वो आरबीआई गवर्नर के साइन क्यों होते हैं। एक फैक्ट आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आरबीआई गवर्नर के साइन इसलिए होते हैं कि मान लो देश के अंदर किसी एक टाइम के अंदर आपातकालीन सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा ढंग की हालात नहीं होते, तो आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हो। आपके पास मान लो 2000 का नोट है, ठीक है, तो आपको 2000 का नोट लेके कहाँ जाओगे, आरबीआई के अंदर जाओगे और आपको फिर क्या जाके कहोगे कि सर देखिए ये मेरे पास है और आपने इसके अंदर लिखा हुआ है इस नोट के ऊपर कि हम लीगली बाउंडेड है आपको 2000 रुपए देने के लिए। हम लीगली बाउंडेड है आपको 2000 रुपए देने के लिए, यानी कि आप उन 2000 रुपए से आरबीआई से किसी भी अमाउंट का मतलब 2000 आपका जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट का आप गोल्ड ले सकते हो या फिर कोई भी कमोडिटी ले सकते हो आरबीआई के पास से। आरबीआई का जो रोल है ना, हमने मनी के अंदर भी कहा था ना कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम 115 करोड़ वैल्यू मस्ट बी ऑफ गोल्ड। तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड को एक्सचेंज ले सकते हो। ओके, तो ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगर हम नोट देखो ना उसके अंदर भी सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन एक बार वापस रिपीट करेंगे मेरे साथ आप सब लोग, ओके, ताकि हमारी भी क्या होती है, रिवीजन होती जाए। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा, बैंक ऑफ इशिंग नोट। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल बैंक उसके पास क्या है, सोल अथॉरिटी। मेरे साथ साथ बोलना यार, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे बैठे बैठे वीडियो देखो, साथ साथ बोलो मेरे। द सेंट्रल बैंक है द सोल अथॉरिटी, उनके पास क्या है, सोल अथॉरिटी एक होते हैं किस चीज के लिए, फॉर इशिंग नोट्स इन अ कंट्री। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये चीज से कहा जाता है। और पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट एज मनी। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, एक लीगल टेंडर के तौर पे एक्ट करता है। ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना, आपको पता है रिवीजन कैसे करते हैं। काफी लोग पूछते हैं मतलब मुझसे, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पढ़ तो लिया, अब रिवाइज कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बेसिक जो चीज मैं उन्हें कहता हूँ ना, आप लोगों को भी वही चीज कहता हूँ, आप है ना रोज रिवीजन करो। आपने जैसा कि सेंट्रल बैंक पढ़ लिया, मतलब आपने इसका एक फर्स्ट फंक्शन पढ़ लिया, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन वाला, ठीक है। आप उसी को है ना वापस रिपीट करते जाओ। हाँ ठीक है, एक पॉइंट आ गया कि हाँ सर ये सोल अथॉरिटी है, इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन कहा जाता है, पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड। 3 पॉइंट्स आ गए दिमाग में। अगला पॉइंट करो। अब अगले पॉइंट जैसे आपका ये पॉइंट खत्म हुआ, बैंकर्स सुपरवाइजरी रोड, फिर आप क्या करो, स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन से लग जाओ। जो हमारा पहला पॉइंट था बैंक ऑफ इशिंग नोट्स, इसके ये 3 पॉइंट थे,
ठीक है, अब सुपरवाइजरी बताओ दो। थर्ड पे आओ तो पहले दो को रिवाइज करने के बाद फिर थर्ड बोलो। फोर्थ पे आओ पहले तीनों को रिवाइज करने के बाद चौथा बोलो। इस तरीके से आप जो है ना एक लूप सा क्रिएट करते जाओगे, और जब ये लूप क्रिएट होता जाएगा ना तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली है ना, जब तक आप 6th पॉइंट पे होगा ना, जनरली क्या होता है हम जब तक छठे पॉइंट तक आते हैं ना, हम पहले दो पॉइंट तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा क्या होगा, जब आप एकदम सीक्वेंस के अंदर चलोगे ना, मतलब पहले पॉइंट को बार बार रिवाइज करते जाओगे, तो ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है वो भी आपके सबकॉन्शियस में अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। तो अगली बार रिवीजन करना तो ऐसे करना, बार बार बोलते रहना, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है? बैंकर्स का बैंक, सर बैंक तो है ही वो दूसरे सारे बैंकों का बैंक कैसे हो सकता है? मैंने कहा जितने भी बाकी के जो कमर्शियल बैंक है ना, यहाँ पे जो बैंकर्स बैंक है ना, ये बैंक, ये वाला जो बैंक है ना, ये किस चीज को रेफर कर रहा है? सेंट्रल बैंक को। जैसे हम अगर मान लेते हमारे इंडिया के एग्जांपल के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा, अभी को शांति बैठे रहना चाहिए, साथ साथ बोलो मेरे, आरबीआई। और यहाँ पे ये जो दूसरे बैंकर्स है ना, ये कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक। मतलब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर भी एक बैंक है। आपके जितने भी एसबीआई है, पीएनबी है, अपना बैंक है, बंधन बैंक है, जितने भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन सब बैंक्स के ऊपर भी एक बैंक है। मतलब सबका बाप के ऊपर भी एक और बाप है, और उस बाप का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। तो ये बैंकर्स का बैंक है। यानी कि सर बैंकर का मतलब, अब वो तो पहले से बैंक है, अब उनके उन्हें बैंक की क्या जरूरत? मैंने कहा सेम फंक्शन है। आपको पता है जिस तरीके से कमर्शियल बैंक आपके साथ डील करते हैं ना, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए डील करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या, उसका एक तरीके का कस्टमर है। देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर, फिर मैं सुपरवाइजरी रोल पे भी आऊंगा, पहले हम बैंकर्स बैंक को ही समझते हैं। ओके, the central government have the same relationship with the other commercial bank that the commercial bank used to have with its customer। यानी कि सेम रिलेशनशिप, जैसे आप अपने पीएनबी के अंदर या फिर आपके कोई भी कमर्शियल बैंक उसके अंदर क्या जाते हो, या तो कुछ पैसे डिपॉजिट करवाते हो या कहीं से लोन लेते हो। बेसिकली ये दो चीजें करते हो, किसी से वो पैसा डिपॉजिट करवाते हो अपने, या कहीं से लोन ले लेते हो। वही सेम चीज कमर्शियल बैंक अपना किसके साथ करता है? सेंट्रल बैंक के साथ करता है। वो भी उसे डिपॉजिट देता है और वो भी उससे लोन लेता है। सर थोड़ा अजीब सा लगा, कमर्शियल बैंक को लोन लेने की क्या जरूरत है? आगे हर एक चीज को बताऊंगा, इसके अंदर आपको हर एक पॉइंट इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। आगे इसके अंदर आएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट आ जाएगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है उसके अंदर, आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स लोन। लोन किसे ऑफर करता है? सेंट्रल बैंक टू दी कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करता है। ओके, इट ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को क्या ऑफर करता है? ये लोन ऑफर करता है। एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देम, और कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। आगे देखिए द रेट। अब सर एक चीज बताइए सर, हम अगर अपने इंडिया के अंदर क्या होते हैं, हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं उसके ऊपर, और जब हम किसी कहीं पे लोन लेते हैं तो हमें हमसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना पड़ता है, और जब पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें मिलता है। तो क्या यही सेम चीज जो सेंट्रल बैंक वो कमर्शियल बैंक के साथ भी करता है? हाँ, जब भी कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं ना आरबीआई से, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब भी वो अपने पैसे डिपॉजिट करवाता है आरबीआई उन्हें भी कुछ अमाउंट देता है। जैसे हमें मिलती है ना, हम अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो भी मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी भी रेट होती है उतना हमें मिल जाता है। वैसे ही अगर जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करवाता है तो उन्हें भी ऐसे कुछ रेट मिलती है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सर ऐसा भी होता है? हाँ होता है। The rate at which they accept deposit is called reverse repo rate। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल के पेपरों में आया हुआ है, ये बहुत बड़ी वेटेज क्लास है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जरूर पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इनके अलग अलग फंक्शन है, जो कि मैं दूसरी जो हमारी वीडियो है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, उसके अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक बार आप सिर्फ इतना समझो कि इनका मतलब क्या है, आगे जाके मैं इनका यूज भी समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो यार, मैं कहता हूँ पढ़ाई बोरिंग नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक्स आपका मजा आना चाहिए आपको पढ़ने के अंदर। ओके, The rate at which they accept deposit is called reverse repo rate। जिस रेट के ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, उससे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। में साथ साथ बोलो तभी याद होगा, वरना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कंफ्यूज हो जाओगे। जिस रेट पे वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पे वो देते हैं लोन, उस लोन को क्या कहा जाता है? रेपो रेट। रेपो रेट के दो नाम है, कौन कौन से हैं? बैंक पॉलिसी रेट भी इसका नाम है। ओके, and the rate at which it offers loan is called bank policy rate, या हम इसे और क्या कह सकते हैं? रेपो रेट।
इसे दो नाम है इसके, क्या क्या नाम है इसके, बैंक पॉलिसी रेट और रेपो रेट। ओके, तो मेरे साथ साथ एक्शंस के अंदर समझोगे, जिस रेट के ऊपर वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट के ऊपर वो देता है डिपॉजिट उस रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट या फिर बैंक पॉलिसी रेट। ये दोनों नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है सर, अब ये जो पॉइंट था हमारे पास, हमने बैंकर्स बैंक तो समझ लिया कि सर ये सेम रिलेशनशिप के अंदर काम करते हैं। अब सर ये जो दूसरा पार्ट है इसका, सुपरवाइजरी रोल, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या होता है सुपरवाइजरी रोल, क्या क्या करता है बैंक अपने सुपरवाइजरी रोल के अंदर। तो सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक तरीके का स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के रखता है अपने जितने भी जो भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर। किस तरीके से बना के रखता है, और क्या जरूरत है यार उन्हें कमर्शियल बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल बनाने की। उनका मेन मोटिव है ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, आम भाषा में कहूं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगा, और डिफ्लेशन यानी कि नॉट इनफ फंड्स इन द मार्केट। अब वैसे मैं महंगाई का गरीबाई तो कह नहीं सकता, पर महंगाई जैसा होता है, बिल्कुल महंगाई के केस के अंदर क्या होता है, एकदम सडनली प्राइस बढ़ जाते हैं, वो होता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन ऐसा होता है जहां पे कुछ होता ही नहीं है लोगों के पास, लोगों के अंदर मनी बिल्कुल नहीं होती, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है मनी सप्लाई, लोगों के पास इनफ फंड्स नहीं है। ओके, और आपको सर तो फिर कौन सी ज्यादा सिचुएशन बेटर, मैं कहता हूँ दोनों ही एडवर्स सिचुएशंस है। ज्यादा पैसा होना मतलब ज्यादा इन महंगाई होना वो भी खतरनाक है, और ज्यादा कम मनी सप्लाई होना भी बहुत खतरनाक है। ज्यादा मनी सप्लाई कम मनी सप्लाई दोनों ही इक्वली डेंजरस है। दोनों के अच्छे से मतलब बताऊंगा क्या क्या इनके इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं। पहले हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं, सुपरवाइजरी रूल किस तरीके से। तो हम कहते हैं द सेंट्रल बैंक इन इट्स सुपरवाइजरी रूल मेक श्योर दैट ऑल द कमर्शियल बैंक फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। कमर्शियल बैंक ये इंश्योर करते हो, सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है जितने भी मेरे कमर्शियल बैंक, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक है, वो मेरी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें। क्यों करें, इट आल्सो कीप्स चेंजिंग सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट। आपने मनी चैप्टर कराई है, उसके अंदर आपने सीआरआर को तो जान ही लिया था कि सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर का मतलब भी मैं आगे जाके ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगा। एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, ताकि वो करेक्ट कर सके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगले पॉइंट के अंदर क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर ये पॉइंट का आप थोड़ा सोच के देखो यार, क्या मतलब निकाल सकते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। अभी सर बैंकर, बैंक का तो समझ में आ गया कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका बैंक है ये। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या ये सरकार का भी बैंक है। मैं क्या, हाँ ये बैंकर है गवर्नमेंट का, और बैंकर के साथ साथ ये उन्हें बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये तीन तरीके से उन्हें प्रोवाइड करता है सर्विसेज। क्या है वो तीन सर्विसेज देखेंगे, और ये 3 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैठता है, क्योंकि तीनों पार्ट्स के ऊपर है ना एक एक नंबर के अंदर डिवाइड हो जाता है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसका नाम क्या कहते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंक एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना कौन कौन से हैं वो तीन। बैंकर गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहला बैंक का, दूसरा कौन सा रोल प्ले करता है, एजेंट का, और तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर का। तीनों क्या क्या पर्टिकुलरली फंक्शन करते हैं वो मैंने नीचे दे रखा है, आप इसे अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले सर पहला बैंक, एक बैंक के तौर के ऊपर वो क्या करते हैं, तो हम कहते हैं एक बैंक के तौर पे वो मैनेज करता है क्या, अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा है, गवर्नमेंट की भी तो एक सोने की तिजोरी है, जो हमारा टैक्स है, जो भी रेलवे का जो भी कमाया हुआ है वो सारी चीजें कहाँ जाती है, उसी सोने की तिजोरी में तो जाती है। तो एज अ बैंक इट मैनेजेस द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे है, आरबीआई में तो है। एज अ एजेंट, अब एजेंट के तौर पे क्या करती है, इट बायस एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट राज है, अगर गवर्नमेंट राजा है और आरबीआई क्या है उसका मंत्री है, तो वो मंत्री को कहता है भाई साहब ये कोई सिक्योरिटी है उसे खरीद के लेके आना। तो आरबीआई सिक्योरिटीज के परचेज जो सेल करती है किसके बिहाफ पे, हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। ओके, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अब फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे किस तरीके से, एडवाइजर है यार, एडवाइसेस देंगी किस तरीके से मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है। It helps the government in framing policies to regulate the money market या मनी सप्लाई भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि मनी मार्केट और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ये जो है किसकी मदद लेता है, आरबीआई की मदद लेता है। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि
किस तरीके से आपको अभी तक यहाँ तक का जो टॉपिक है वो किस तरीके से आया है। ओके, एक रिवीजन दे दें हम एकदम फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि देखो आपको नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज को रिवाइज ही नहीं करें तो भूल जाओगे। आपको मैं पूछ के भी देखूँ ना, परसों क्या खाया था, आपको नहीं याद, आपको इंस्टेंटली याद नहीं, लेकिन आपको पॉइंट इंस्टेंटली याद होने चाहिए। तो चलो पहले 3 पॉइंट्स के लेना, पहले 3 पॉइंट्स की रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स के अंदर हमने मेन 3 बातें करी थी। क्या क्या कि इसके पास क्या सोल अथॉरिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने इसके अंदर क्या डाला था कि ये जो सोल अथॉरिटी वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। जो पैसे इशू करते हैं ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, लीगल टेंडर। क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है मनी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था, बैंकर्स बैंक, यानी कि सेम रिलेशन से है, जिस रेट पे वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट के ऊपर वो लोन देते हैं वो रेपो रेट। सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के साथ, और वही सेम रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ। दूसरा जो था इसका ही पार्ट सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल के अंदर हमने क्या कहा था, सुपरवाइजरी रोल के अंदर होता है कि सेंट्रल बैंक अपना एक तरीके से इंश्योर करते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी उनके कस्टमर्स है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले, ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन को करेक्ट कर सके। जब हमने तीसरा पॉइंट किया था बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसके अंदर भी 3 पार्ट थे। सबसे पहले एजेंट, एजेंट के तौर पे ऊपर वो क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटी। बैंक के तौर पे वो मैनेज करता है अकाउंट गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें रेगुलेट करने में मदद करता है, क्या, मनी मार्केट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आपको इस तरीके से देखो यार, 1 मिनट से भी कम के अंदर है ना 1 मिनट तो चलो 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर आपने 3 पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया। ऐसे रोज रिवीजन करनी है ना, तभी एक लूप बनेगा और तभी आप ये जो पॉइंट्स है फाइनल के अंदर भूलोगे नहीं। ओके, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जब कहीं पे सहारा ना मिले तो आ जाओ आरबीआई की शरण। ये देखिए आरबीआई की शरण में आ जाओ बॉस, जब भी आपको रे ऑफ होप है आरबीआई। आरबीआई कहता है यार देखो हम तो वो है, मतलब अगर कहीं पे उपाय ना मिले तो हमारी हमारे चरणों के अंदर शरण लो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी समाधान करेंगे। तो वही बात है इसके अंदर। तो क्या कहते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द ओके सॉरी द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द, ये थोड़ी सी है ना यहाँ पे ना लैंड लिख दिया, यहाँ पे लैंड है। ओके, द सेंट्रल बैंक लैंड, ओके लैंडर है, सॉरी है। ओके ओके, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके, मैं नोट्स के अंदर क्लियर कर लेना, ऐसे नहीं कि कभी बच्चों होते रट्टाफिकेशन की आदत होती है, वैसे इस साल को हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार वापस कह देता हूँ, व्यू पॉइंट, कंसेप्चुअल थिंकिंग, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टाफिकेशन एकदम खत्म है, बिल्कुल भी मानने की कोशिश मत कर लेना इस बार, ठीक है। डोंट बी अ चतुर, बी अ रणछोड़ दास। ओके ओके, as whenever the commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as the last resort। इसमें क्या कहते हैं, जब भी सेंट्रल बैंक जो है ना, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, उन्हें कहीं पे भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही। सर कमर्शियल बैंक के पास तो बहुत पैसा होता है सर, उन्हें पैसे की क्या जरूरत। मैंने कहा जरूरत होती है यार, काफी बार ऐसे केसेस होते हैं कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, किसी को ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन दे देते हैं, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम सीआरआर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सीआरआर वो अमाउंट होती है जो एक बैंक को, मतलब जो भी उनके पास टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ पार्ट उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। अब सीआरआर मेंटेन करनी है, इतना पैसा है नहीं कि वो सीआरआर मेंटेन कर सके, क्योंकि जो डिपॉजिट थे उसकी मेन अमाउंट तो किसी को लोन देने में निकल गई। अब उनके पास वैसे तो पैसा है, लेकिन करेक्ट नाउ आरबीआई को पैसे देने के लिए, या फिर कोई ये एक्सेप्टर आ गया कि हमें भैया हमने आपके पास पैसे डिपॉजिट करवाए थे, हमें वो अमाउंट वापस चाहिए, और आप वो अमाउंट वापस नहीं दे पा रहे हो। ये इस केस के अंदर कमर्शियल बैंक फेस शॉर्टेज ऑफ कैश, यानी कि उनके पास पैसा तो है लेकिन करेक्ट नाउ नहीं है। आप कह रहे हो कि सर मेरे पास, अगर कहते हैं ना कि एक काफी लोग होते हैं कि एक बहुत फनी सी स्टोरी है, जैसे होते हैं कि अगर जो देसी बंदे होते हैं ना और एक बनिया जो होता है, तो फिर अगर दोनों को 50-50 लाख रुपए दे दिए जाएगा, जो बनिया होगा ना वो क्या करेगा, 50 लाख में से है ना 40 लाख का सोना खरीद के ले आएगा और 10 लाख रुपए अपने पास ऐसे रिजर्व रखेगा। जो देसी जन होंगे वो क्या करेंगे, एकदम नई नई गाड़ियां निकलवा लेंगे या कोई बढ़िया सी चीज बनवा लेंगे, उसके ऊपर मतलब अपने आप का प्रचार करेंगे, देखो हमने ये चीज लिया। लेकिन एट दैट टाइम जब उसे, अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहोगे ना कैश में, गोल्ड इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। सेम कंडीशन कमर्शियल बैंक के साथ भी होती है। कमर्शियल बैंक के पास क्या है, वैसे तो पैसा पड़ा है इनके पास, वैसे तो इन लोगों के पास देसी जन है, इनके पास भी गाड़ियां घर बहुत पड़े हैं, लेकिन करेक्ट नाउ जो कन्वर्टेबल है ना, है ना, कैश के अंदर वो चीजें नहीं है इनके पास। गाड़ी को इतना इजी है कि कन्वर्ट, सोने को तो आराम से दो, सोना इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो उसी तरीके से काफी बार कमर्शियल बैंक भी क्या फेस करते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैश को फेस करता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इधर से भी कोई दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं वो, भैया तेरे पास से पैसा मिलेगा, कहते हैं नहीं भैया हमारी भी हालत खस्ता है, इस साइड तू देगा नहीं, ये भी नहीं दे रहा। तो क्या करते हैं, लास्ट के अंदर किसके पास जाता है, हमारे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जो कि कौन है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। द सेंट्रल बैंक
गिव लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, और सेंट्रल बैंक ऐसे बैंक्स को लोन दे देता है ताकि वो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी को डिपॉजिट देना है, किसी की सीआरआर मेंटेन करना है, ताकि वो जो सारी चीजों को मेंटेन कर सके। ओके, और उसके बदले में क्या ले लेता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ले लेता है लोन के लिए, जनरली अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कोलैटरल ले लेता है ये। आगे देखते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर ये पॉइंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? मैंने कहा ये हमारे जो आप सुनते हो ना आजकल बड़ा कि सर $1 अभी क्या नाम लेते हैं, $1 ₹80 का हो चुका है ना। अभी मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे हो, मेरे टाइम तो यही है, अभी 80 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हम रफ फिगर्स लेके चल लेते हैं। जैसे $1 ₹80 का है, तो सर $1 अभी ये जो रेट है ना, ये उनका जो $1 है वो हमारे 80 रुपीज के बराबर है। ये रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई तो है ही ये सारी चीजें। आरबीआई का, जैसे मैंने मनी चैप्टर के अंदर क्या कहा था कि 200 करोड़ का रिजर्व बनाना होता है, कितने का? मैं साथ साथ बोलूंगा 200 करोड़ का, मनी का भी रिवीजन करवा रहा हूँ साथ साथ। 200 करोड़ का रिजर्व बनाना होता है, 200 करोड़ के रिजर्व में से 115 करोड़ क्या होता है, गोल्ड होता है। तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है, जैसे 85 करोड़ है, वो क्या है? वही तो है अपना फॉरेन रिजर्व, फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म के अंदर होता है। और जैसे एजेंट के तौर पे भी मैंने कहा था ना, इट बायस एंड सेल्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज भी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो अपने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को पूरा कर रही होती है। Okay, the central bank act as the custodian of foreign exchange. The central bank not only maintains the foreign exchange, okay, not only maintain the foreign reserve, जो भी foreign reserve, जो foreign currency है, उसे ही maintain नहीं करती, but also ensures the foreign exchange rate in the international money market। अभी foreign exchange rate क्या, इसे आप BOP FDI के अंदर अच्छे से जानेंगे। अभी आएगी, इसके बाद गवर्नमेंट बजट आएगा, गवर्नमेंट बजट के बाद हम BOP FDI करेंगे। ओके, तो एक्सट्रीम सॉरी हाँ, तो ये क्या आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट ही तो है, ये $1 इक्वल्स टू ₹80। इससे ये जो टॉपिक है ना, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये रेट किस तरीके से डिटरमाइन होता है, किस तरीके से रेट डिटरमाइन होता है, क्या क्या डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। बस आप मेरे साथ अच्छे से बने रहिए, मैं तुम लोगों को किसी तरीके का डाउट नहीं होने दूंगा, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगा एकदम। इन नोट्स से बाहर मुझे नहीं लगता एकदम आएगा, क्योंकि मैंने भी काफी पेपर्स एनालाइज किए और सारी चीजों को मिला जुला के मैंने एकदम बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस आपको पास देने की पूरी 110% कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन लगता है यार, ठीक है। किस तरीके से, थोड़ा ओरली बता दीजिए सर, ओरली। तो जैसे मान लो आप दो बैंक्स है, ठीक है, बैंक ए और बैंक बी, जैसे एसबीआई और पीएनबी, दो बैंक्स है, ठीक है। आपने पीएनबी वाले को कहा कि भैया ये एसबीआई वाला है, इसे पैसे देने हैं। आपने एसबीआई वाले को कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है पीएनबी वाला, उसे पैसे देने हैं मुझे, ठीक है, दोनों को अमाउंट देनी है। अब पीएनबी का एसबीआई से कोई लेना देना नहीं, एसबीआई का पीएनबी से कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल बैंक है सब बैंक, कि भैया हम लोग तो अपने इंडिविजुअल बैंक हैं, तो इन दोनों का रिलेशन पर एक ही बैंक से है, दोनों का रिलेशन एक ही बैंक से। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है सेंट्रल बैंक। तो क्या होता है इस फंक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं ये दोनों बैंक है ना, एक दूसरे के पास जाने के बजाय किसके पास चले जाते हैं, ये चले जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इन दोनों के बैंक की जो अमाउंट होती है ना, जितने भी चेक देना होता है, वो सेटल कर देते हैं कि भैया तुझे इसे इतने रुपए देने, तुझे इसे इतने रुपए देने। और जो मेंटेन करने के लिए बैलेंस एक दूसरे की जो है, एक म्यूचुअल ट्रांजेक्शन भी यही लोग करवाते हैं। म्यूचुअल ट्रांजेक्शन क्या, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। Sorry guys. Okay. The central bank also performed the clearinghouse function. Suppose a bank A had received a check of ₹10,000 drawn on bank B। यहाँ पे B आना होगा guys, यहाँ पे B आना है। तो इन्होंने क्या कहा कि बैंक A जो है ना, ये हमारा बैंक A है, ओके, क्या हमारे पास बैंक A है और ये बैंक B है। तो बैंक B, जो बैंक A है ना, उसके पास एक चेक आया कि भैया आपको है ना 10,000 रुपए किसे देने हैं, बैंक बी को। आपको कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है भैया। और बैंक बी के पास भी क्या आया, एक चेक आया। बैंक बी रिसीव्ड अ चेक ऑफ, सॉरी थोड़ा डायग्राम ऊपर चला गया। बैंक बी हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए, यानी कि बैंक बी को कितने रुपए देने थे, इसे 15,000 रुपए देने थे। अब क्या इंडिविजुअल एक दूसरे के पास जाएंगे, भाई तू 10,000 देना यार, नहीं आ रहा, अभी तू 15,000 दे, ऐसे करेंगे नहीं। क्या करेंगे ये लोग, ये दोनों किसके पास जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो बोथ दीस बैंक हैव देयर अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक। अब ये जो दोनों बैंक, इन दोनों बैंक का अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक विल परफॉर्म इट्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अपना क्लियरिंग हाउस फंक्शन करेगा और क्लियर करेगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चेक।
स्पेसिफाइड अमाउंट हो चेक, एक में 10,000 थी, 15,000 थी, दोनों अमाउंट्स को पूरा अच्छे से फिक्स कर देगा। एंड टू सेटल म्यूचुअल ट्रांजेक्शन यानी कि बराबरी लाने के अंदर बैंक के अंदर बैंक ए विल ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ 5,000 रुपए का, जो बैंक ए क्या करेगा, 5,000 रुपए का जो चेक है वो बैंक बी को देगा इन फेवर ऑफ बैंक बी। देयरफॉर बैंक ए विल बी डेबिटेड। आपने वो पिछले साल अभी करी थी ना बैंक रिलेटेड स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप वो बैंक पासबुक बनाते थे, है ना, पासबुक और जो कैश बुक होती थी उनका एक तरीके से करते थे कि बैंक बुक के अंदर ये जो अमाउंट थी वो स्पेसिफाइड नहीं हुई, क्लास 11 के टॉपिक है, बिल्कुल उसी तरीके से बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ए क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, बैंक बी विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पैसे बढ़ गए हैं, डेबिटेड का मतलब पैसे घट गए हैं। क्यों, बैंक ए क्या दे रहा है, बैंक ए 5,000 रुपए दे रहा है सामने से, बैंक ए क्या दे रहा है, 5,000 रुपए दे रहा है। क्योंकि बैंक बी, देखो एक दोस्त है वो आपको 15,000 रुपए दे रहा है, आपने उसे 10,000 ही दिए तो आप उसे 5,000 रुपए तो दोगे ताकि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन क्या हो सके, इक्वल हो सके। वही बात है कि अब इसे बैंक ए क्या देगा, इसे 5,000 और देगा, जिस वजह से बैंक ए का जो ओवरऑल बैंक के हिसाब से क्या होता है, डेबिट का मतलब हमारे हिसाब से तो होता है डेबिट का मतलब इंक्रीज, बैंक के हिसाब से डेबिट का मतलब डिक्रीज और क्रेडिट का मतलब इंक्रीज। तो बैंक ए विल बी डेबिटेड, यानी कि बैंक ए का बैलेंस हम कम करेंगे और बैंक बी का बैलेंस बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हमारा लास्ट फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। और एक चीज बताऊं, इसी के बेस के ऊपर ही आपका अगला टॉपिक शुरू होता है, जो कि होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखते हैं आज की वीडियो में शुरू करते हैं, अगली वीडियो में चलते हैं, वैसे ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है वो। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कमर्शियल ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पे ना सेंट्रल बैंक आना था, एक गलती से कमर्शियल बैंक लिखा गया दो जगह। ओके, प्लीज आप इसे ना सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आना है, सेंट्रल बैंक आना है, क्या आना है, सेंट्रल बैंक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है सेंट्रल बैंक का, कि वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। ओके, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई एज पर द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सर ये मनी सप्लाई किस तरीके से है, आप सर कह रहे हो कि फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब, फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब कितना देश के अंदर पैसा जा रहा है, अब वो किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो मैं कहता हूँ कि मॉनेटरी रिक्वायरमेंट यानी कि आज लोगों की जरूरतें कितनी है उसी हिसाब से क्रेडिट को फ्लो करवाया जाता है, कि उतना ही लोन दो लोगों को जितनी लोगों की जरूरत है, उससे ज्यादा मत दो, क्योंकि ज्यादा देने से क्या होता है इन्फ्लेशन आएगा, और कम देने से क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उन्हें क्या दो, उन्हें फ्लो ऑफ क्रेडिट करो। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज रेड्यूस, वही है, फ्लो ऑफ क्रेडिट को क्या कर दिया जाता है, रेड्यूस कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर फ्लो ऑफ क्रेडिट को रेड्यूस किया जाता है, क्योंकि एक्सेस मनी सप्लाई है। डिफ्लेशन के अंदर जहां पे एकदम डेफिसिट मनी सप्लाई है, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज एंड डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है ताकि डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द, हमारे पार्ट 1 हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट के अंदर आएंगे। दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो मैंने इतने सारे मेंशन किए ना, उनके बारे में जानेंगे। और लास्ट हम इसे कमर्शियल बैंक के साथ कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को भी एकदम धुआंधार तरीके से खत्म कर देंगे। तो आप अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, प्लीज मेरा चैनल ग्रो करने में थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप लोग, प्लीज। मैं देखो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी सी प्लीज मेरे लिए मेहनत कीजिए, प्लीज, इट्स अ हार्डली रिक्वेस्ट, प्लीज। तो चलिए फिर, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आ चुकी है, मुझे फॉलो कर लीजिए। ये नोट्स भी चाहिए तो वहीं पे मिलेंगे आप लोगों को। ओके, सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, खुश रहिए और एकदम हैप्पीली अपनी लाइफ जिए। और अगर आप इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डाल चुका हूं मैं, इंग्लिश के फ्लेमिंगो के लॉ स्प्रिंग और क्या नाम लास्ट लेसन, दोनों की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मैंने नहीं छोड़ा उसके अंदर, हर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। अगर यहाँ तक पहुंच चुके जरूर उस वीडियो को देखो, क्योंकि आप लोगों के हर एक, क्योंकि इन बिटवीन द चैप्टर को पढ़ने से आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, वो आपको ये जो 10-10 मिनट की समरीज की वीडियो होती है ना, उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। हालांकि अपलोड मैं भी करूंगा 10 मिनट की समरी की वीडियो, वो है कि पासिंग क्राइटेरिया, लेकिन आपको प्रॉपर अगर अच्छे नंबर चाहिए ना, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। ओके गाइस, टिल देन सी यू गाइस, बाय।